क्वेश्चन नंबर बोलना बबुआ। चलो छोड़ो, चुपचाप सुन रही हो। देखो ध्यान से सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 के बीच में किसी को डाउट है? पेज नंबर 1, 1 से 21, 1 से 1 से 21 तक में कितना डाउट है? 16 नंबर। और कोई बोलिए। दूर बैल सब पढ़ले नहीं है सब तो। चलो बबुआ 17, 16, 17 सुनिए ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 अभी छोड़ देंगे, नौटंकी करेगा तो। 11 नंबर क्या दिक्कत है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बैल तोरा नहीं पता है? नहीं पता है तो उठा के यहाँ लाठी 2-4 दे देंगे, सही हो जाएगा। तुम यहाँ पे बताओ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जब बात है इसको। 16 नंबर में क्या दिक्कत है? कनिष्क के समय किस नाविक ने मानसून की खोज किया था? हिप्पालस। मानसून की खोज अरबी यात्री था हिप्पालस, जिसने कनिष्क के समय खोज किया था। अरबी यात्री लिख सकते हैं, हिप्पालस, हिप्पालस था। अच्छा 15 नंबर, कनिष्क के समय पहली बार किसकी खेती हुई? नाशपाती। कनिष्क के समय नाशपाती खेती है तो उसमें पढ़ाए हुए थे। घरे तो तुम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इनको नोट्स घर पे पढ़ेंगे तो सर जी का काम है सब पढ़ा देना। तू लोग 17 नंबर, रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया? ये 17 किस बैल ने पूछा है? जो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा सबकी भाग जाएगी पत्नी, हम बता रहे हैं। 21 नंबर, कनिष्क के समय किस काल शैली का विकास हुआ? गांधार शैली का। वो आगे बताएंगे। कला का शैली आपको पढ़ाया ही नहीं है। 3 नंबर क्या है भैया? कुडुल होना चाहिए। तांबा। कुडुल कट विशेष के समय तांबा था, फुडुल लिख दिया गया, कुडुल होना चाहिए। 4 नंबर, कुषाण वंश का अगला शासक? भीमकट फिशस। पहला क्या था? कुडुल कट। दूसरा क्या हो गया? भीमकट फिशस, यानी अगला मतलब उसके बाद। अब 22 नंबर से बताएंगे। 22 से लेके 44 के बीच में जहां जहां डाउट है। 22 से 44 के बीच में डाउट, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। चलो शांति से रहो लोग। 25 हम सबका लिख लेते हैं। 25 है किसी किसी का 29 है, किसी का 22 है, 23। हो गया इतना ही। 23 बैल तो सुतल है, लिखा नहीं है बैल वहां पे। तू लोग का कोनो काम ना होने वाला, जनगणना के लिए पैदा हुआ है तू सब। चलो देखते हैं कितना नंबर पहले है। 22 कह रहा है। अरे कला पढ़ाई नहीं है, फिर बता रहे। गांधार कली शिला में सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति बनी थी? बुद्ध। बता दीजिए बुद्ध की बनी थी। गांधार शैली में मूर्ति किसके थे? काला रंग के थे। कला शैली अभी पढ़ाई नहीं, आपको बता देंगे। बोले थे कि आपको मतलब अलग से शैली पढ़ा देंगे। देखो गांधार से कैसे याद रखिए? गांधार माने गंदा, इस टाइप के याद रखिएगा ट्रिक के हिसाब से। काला रंग बड़ी जल्दी गंदा होता है, तो गांधार शैली में काला पत्थर में। और उस समय कनिष्क के समय हुआ था, तो कनिष्क किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म। तो गांधार कला शैली में किसका हुआ होगा? महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी होगी। और किसके समय में? कनिष्क के समय में। तो आपका कौन कौन हो गया भाई? 22-23 हो गया। 22-23 और 24 क्या है? वो भी हो गया। मथुरा शैली में लाल था, इसमें भी महात्मा बुद्ध का बना था। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश में था। अमरावती शैली आंध्र प्रदेश में, ये बताया नहीं था। गुप्त वंश के संस्थापक 26 नंबर कोई थोड़ी पूछा, 27 पूछ रहा है ना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अरे यार ये कौन 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है? मतलब 10 बार चिल्ला के बताए होंगे ये बात को कि चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था।
कितना समझाए अब इसके बाद कौन सा भैया 27 के बाद 29, 27 तो गया, 29 देखते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्का चालू किया। राजा और रानी प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की रानी देवी के शादी किया और तब उसने क्या किया, कुमार देवी ने, देवी, हाँ कुमार देवी हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम, सिक्का का नाम क्या था, राजा रानी। अब है 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 कहा गया जी 36। समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक को, कृष्ण चरित्र, कौन सा है, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र। बोर्ड ब्लैक कर दीजिए सर। अरे यार ब्लैक कर देंगे बोर्ड को तो कैसा लगेगा, हम भी काला है, ब्लैक भी काला हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। देखो ले, हम दिख ही नहीं रहे हैं, हम दिख रहे हैं, अंधेरा हो गया पूरा। नहीं व्हाइट पे चमकने लगता है कुछ पे। यही लिख रहे थे तो कुछ और आ गया जी। अब वो कहाँ गया, ये था। बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो, अपने से ले लेगा वो कलर। वो क्रोमा सूट होता है, मूवी वगैरह देखिएगा ना तो इसी कलर पे सूट होता है। मूवी हीरोइन हीरोइन देखते हैं ना, पीछे मूवी होता है उसमें क्रोमा सूट बोलते हैं। चलो अब क्वेश्चन गया 37। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, बैल हरिसेन थे। 37 समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली, मयूर शैली। 39 रामगुप्त की हत्या की चर्चा, देवी चंद्रगुप्त। 40 किस गुप्त शासक ने शकों का अंत किया, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इतना पढ़ाने के बावजूद आप लोग को अटकता है। 40 हिंदी बोलिए ना, हिंदी 34, हाँ ऐसे बोलिए 34। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके सैन्य अभियान की चर्चा, समुद्रगुप्त की। किसकी, समुद्रगुप्त की। इतिहास में कुल 14 शासकों ने क्या लिया है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। चंद्रगुप्त के सिंहासन किसका था, पत्थर का। 41 नंबर में कौन सा आ गया, 14 शासक। अब आते हैं हम लोग कहां से कहां तक, 45 से 45 से लेकर 71 तक। इस सेगमेंट में जिसको जिसको डाउट है पहले यहाँ क्वेश्चन बोलते हैं। 53 और 55, पीछे कौन है पड़ोसी का, सही से बोलो। 46, 66, 67। देख लो इसमें सबका लिख दिया अब। 67, कौन सा, 56, 71, कुछ नहीं पड़ता ऐसे तो लोग का रिजल्ट ना होने वाला है। अगर एक एक सेगमेंट में इतना क्वेश्चन बताना पड़े ना तो फिर चुल्लू ऐसे लो उसमें थूको, डूब के मर जाओ, नहीं होने वाला है रिजल्ट। रियलिटी है, अगर एक क्लास में एक सेगमेंट में इतना इतना क्वेश्चन बचने वाला है तो नहीं रिजल्ट होने वाला है। आपसे कम रिक्वेस्ट एप्लीकेशन वालों का रहता है, जबकि वो डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। कोनो अंडमान में बैठा है, कोनो लक्षद्वीप, कोनो कन्याकुमारी, कश्मीर, कहीं कहीं है सब। आई लोग यहाँ बैठ के नौटंकी करता है सब, ऐसे कि सर इसको बताइए, इसको बताइए। सच बताते हैं ना कि अगर कला शैली को छोड़ दिया जाए, जो गांधार कला शैली बता, तो एक भी क्वेश्चन अगर आप घर पे ना बस 20 मिनट पढ़े रहते ना मटेरियल देख के, 20 मिनट तो एनफ था, आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ता।
बहुत शर्म की बात है आप लोग के लिए। चलो बहुत देखते हैं 74, 76, 78 तो लिखे ही होंगे इसमें। देखो 76, 78, 78। अब बेवकूफ कहीं कहीं कर आगे हिल गया ये। 71 तक में बोले थे। चलो देखते कितना नंबर 53 से। 53, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। रामगुप्त किया था। अच्छा 52 हो गया ये, तो 52 है क्या कहीं? नहीं नहीं 53। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुंडो का पराजित कर दिया था? नहीं नहीं भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। समुद्रगुप्त ने इससे पराजित किया, भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? भीतरी, भीतरी अभिलेख। आप लोग को शिलालेख देखिए, इस बैच में क्या हुआ है ना कि अभिलेख, अभिलेख और ये कला, इसको अभी बताया ही नहीं है पूरी तरह से कंप्लीट, इसको नहीं बताया। अब किसी बैच में पहले बता देते, किसी में बाद में बता देते, लेकिन क्वेश्चन तो सेट हो जाता ना आदमी। पढ़ाएंगे इसमें, आप टेंशन नहीं लिखिए, सबका अभिलेख बताएं। किस अभिलेख हो गया यहाँ पे? भीतरी अभिलेख। 53 नंबर, 54 नंबर है ना इसके बाद 55। चलो रजत सिक्का जारी करने वाला, रजत मतलब चांदी का सिक्का जारी करने वाला, रजत मतलब चांदी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसे पराजित करके? शकों को। तो ये 53, 55 हो गया। अब कौन? 44, 46। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? बेवकूफ कहीं का, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य थे धनवंतरी। कौन थे? धनवंतरी। धनवंतरी 66 मार दिए, 46 हो गया। अब 66, 63, 63 देखते हैं। अजंता की गुफाएं किसके काल में बनाई थी? अरे यार ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं, गुप्त काल में मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं, गुप्त काल में अफगानिस्तान की बामियान में महात्मा बुद्ध की मूर्ति। यार इतना फेमस क्वेश्चन पूछेगा सब तो नरक में जाएगा सब तू लोग। अगला 67, आर्यभट्ट किसके दरबार प्रसिद्ध थे? अरे यार अरे यार तू लोग कैसा क्वेश्चन पूछता है? शून्य का खोज किसने किया था? मैंने उसको शून्य को बायोलॉजी में पढ़ना है। अरे गणितज्ञ थे यार तुम लोग भी। 66, महरौली का स्तंभ लेख किसका? महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये नहीं बताए थे आप लोग को, गलती से छूट गया, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, दो चीजें आपको इसमें, कला और अभिलेख। इसमें क्या है ना कि कला और अभिलेख इस बैच में हम पहले नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं बाद में पढ़ा देंगे। हिस्ट्री है, इधर से उधर में कोई चलता नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये एक किसी वंश से रिलेटेड नहीं है, लाइनें से है सबका। अगला क्वेश्चन है 68, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की गई थी? ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी गई थी, ब्राह्मणों को भूमि कर रहित थी। उसके बाद 69, गुप्त वंश प्रसिद्ध था। कला, स्थापत्य कला, कला और स्थापत्य कला। अगर इनमें से सभी रहता तो सब मार देता, अगर इनमें से सभी रहता तो क्या करता? सब मार देता, लेकिन सभी वाला है ये नहीं है। इसलिए चार, इनमें 3 ठो में क्या करना है? सबसे बेस्ट ढूंढ के आदमी को लगाना है, क्योंकि साम्राज्य विस्तारवादी समुद्रगुप्त से बड़ा कोई साम्राज्य विस्तारवादी था ही नहीं, उतना साम्राज्य को लेकर चला गया था। हुंडो की राजधानी बामियान। तोरमाड़ तथा मिहिर कुल क्या थे? हुंड थे। ऐसे मंदिर तोड़ने के लिए फेमस थे सब। लास्ट पेज में बताइए कौन सा बता दे। 72 से लेके 95। और बोलते चलिए बहु इसमें। यार एक 58 नंबर क्वेश्चन पूछा, गुप्त काल की राजधानी क्या थी? बैल रे, कौशाम्बी थी। ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला? 75 के बाद बोलिए 80, 89, कौन 72? अरे अभी 72 बताएगा, क्वेश्चन अभी लिखने देना। 92, 95, 90 हो गया बस। और किसी का नहीं ना है? 84 है, कोई को पूछेगा लोग, सब बताइए दे। देखो देखो एक बैला को क्वेश्चन नंबर 100 बता दीजिए। वाह 100 को ये नहीं है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा? 72। किस अभिलेख से हुंडो के मलेच्छ? जूनागढ़ अभिलेख। कौन अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद ये तो हो गया 74 और 75। देखो, पुष्य भूतिवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर। पुष्य भूतिवर्धन तो संस्थापक था हरियाणा के थानेश्वर में। उसके बाद आया हर्षवर्धन तो राजधानी लाया कन्नौज, और वो भी अपनी बहन राजश्री के लिए। उसके बावजूद उसने सांस्कृतिक राजधानी बनाया मथुरा को। अब मथुरा किस उद्योग के लिए फेमस हो गया? सूती। चलो भाई 74 हो गया। 75 पुष्यभूति कितने संतान? प्रभाकर वर्धन के संतान। पुष्यभूति के जगह क्या लिख देंगे? प्रभाकर वर्धन। गड़बड़ हो गया। पौत्र बना लीजिए ना, उसके पुत्र की जगह क्या बना लेंगे? पौत्र। पौत्र मतलब समझते हैं? पोता। तो पोता पोती में सब हो जाएगा। सब चाहे बना लीजिए। प्रभाकर वर्धन के कितने थे? 3। भाई मिस्टेक हो गया। 3 कौन कौन थे भैया बताइए? राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हो गया। हिस्ट्री को आपको पकड़ समझ में आना चाहिए। जिस समय तक हिस्ट्री समझ में आ जाएगी हम कहाँ जी रहे हैं अभी, तब तक ही हिस्ट्री समझ में आएगा। आगे पीछे पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा राजा आगे पीछे, तो फिर गया काम से। 80 नंबर। अब 77 77 मालवा के किस शासक ने देवगुप्त ने किया था भैया? देवगुप्त में किया। देवगुप्त को मार दिया राजवर्धन, राजवर्धन को मार दिया शशांक, शशांक को मार दिया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन खुदे मर गया। ब्याह किया था, संतान थी। कोई जरूरी है ब्याह के लगे बाद संतान होगा? अमेरिका में लड़का का हो जाता है तब माई बाप सोचता है अब शादी कर लेना चाहिए। होता है। कितना नंबर? अब 80 नंबर। वर्तमान में बोधि वृक्ष चौथी। कौन सी पीढ़ी का? चौथी। कितने लोग बता सकते हैं साल? 195 के आसपास वाला मार दीजिए। 1-2 साल आगे पीछे बीच में चल जाएगा। 1-2 साल ये नहीं कि अगले साल भी 195 मारे गड़बड़ जाएगा। उससे अच्छा औसतन 195। लेकिन जब अभी आप लोग को 195 पढ़ा रहे हैं, आने वाले वक्त में ना जब आप लोग के बाल बच्चे आएंगे सब पढ़ने, तो उसमें हम बताएंगे कि उन सब को कितना पढ़ाएंगे? 220 बताएगा आदमी। 220 बताएगा आदमी। अबे आएगा सब तो 220वां साल है। पीढ़ी कौती रहेगी? चौथी ये रहेगी। लेकिन साल कितना हो जाएगा? 220। तो हम बताएंगे उन सबको कि तुम लोग के पापा को और तुम लोग की मम्मी को हम पढ़ाए थे कि 195 था, लेकिन अभी क्या पढ़ा रहे हैं तुम लोग को? 220। समझ में? आपका बचवा भी यही आएगा अगर जनरल कंपटीशन में आया तो, है कि नहीं? तू सबका भी आएगा। आगे देखिए कितना नंबर है भैया? 88, 89, 84 देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की? नगानंद, रत्नावली सभी ने किया था। शिलादित्य की उपाधि किसे लिया था? चलो अब 84 तो हो गया। 88 और 89, 88 और 89। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत के यार ये कौन क्वेश्चन पूछा है ये? 89 यात्रियों का राजकुमार नीति का पंडित 90 नंबर कौन पूछा भैया? सम्राट हर्षवर्धन ने किस 2 महाधर्म सम्मेलन किया? भाई साहब समझो ध्यान से। प्रयाग में उसने किया महामोक्ष परिषद। ब्राह्मण को हटा के हैंसांग को बैठाया। ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया था तो पहला तो प्रयाग हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति कर दिया। तो कौन सा? प्रयाग और कन्नौज। पढ़ाया हुआ है आप लोग को। हो गया 90 नंबर भी हो गया। अब कौन सा भैया? 92 और 95। हर्षवर्धन की मृत्यु 647। हर्षवर्धन की कोई उसके बाद 95। एहोर अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में। किस एहोर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन को हरा दिया। नर्मदा नदी पुल के सीन द्वितीय। हो गया। चलो भाई अब आगे देखे मटेरियल लाइए, अब आगे पढ़ाते हैं। शाक्य मुनि का आगे बोलेगा उसको।
महात्मा बुद्ध को शाक्यमुनि बोला जाता है। हाँ वो गुप्त वंश का गुप्त वंश के पतन के सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण हुंडों का आक्रमण, लेकिन उसका एक और कारण यह था कि उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। देखिए दो चीजें होती हैं कारण में, एक तो गुप्तों का पतन तो कर दिया नो डाउट हुंडों ने, लेकिन इसीलिए ना किया कि उसके योग्य नहीं थे उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त के समय आ जाते हैं हुंडू वाला, बांध के उन लोग के पानी भरवाता अपने 3 समुद्र में से। तो वो मुख्य कारण नहीं है कि उत्तराधिकारी का कमजोर हो जाना। एक वंश में सबके सब योग्य थोड़ी ना होंगे, नहीं ना हो सकते सबके। उस तरह से अगर आप देखिएगा कि उत्तराधिकारी का कमजोर होना, तो हर एक वंश के लिए ये कॉमन याद कर लीजिए। किसी भी वंश के पतन का कारण उत्तराधिकारी का बकलोल हो जाना। आप ऐसे देखिए कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? उत्तराधिकारी कमजोर हो जाना, राहुल गांधी। तो फिर क्या है? उस तरह से तो सबका हो जाएगा ना कॉमन। वो कोई तात्कालिक कारण का मतलब वह चीज जो अचानक घट गई यहाँ पर। चलो भैया कहां तक बताया था, बोलो। उन्होंने गईबे नहीं किया था। कुछ नहीं सुनाई दिया। क्लास खत्म होगा तो तुम यहाँ आके पूछ लेना, ठीक है? आगे आते बउआ संगम काल पढ़ा रहे थे। चोल वंश पढ़ा दिए होंगे जी? नहीं पढ़ाए थे? चलो तो नहीं पढ़ाए थे, एक बार देख लेते। हमको तो ध्यान आता है कि पढ़ाए उड़ाए होंगे। नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ा देते हैं। चलो कौन सा बड़ा बात है, पढ़ाने के लिए है। चलो बउआ ध्यान दो, इधर 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 सब लोग। खत्म हो गया, थोड़ा सा आगे बता देते हैं, खत्म हो गया होगा, समझा देंगे। आप लोग को मजा आता होगा कि नया नया चीज पढ़ना है। कभी सोचे टीचर को कैसा लगता होगा? जरा सोच के देखिए ना कैसा लगता होगा। गजब देखिए टीचर को एक तरह का समझिए ना कि वरदान है माँ सरस्वती का, कि वो किसी भी चीज को पढ़ाने में तब तक नहीं उबेगा जब तक पढ़ने वाला विद्यार्थी नया है। अगर आप ही का शकल देख लेंगे अगले बैच में फिर पढ़ाने का ना पढ़ा ही नहीं पाएगा। ये टीचर का वरदान है कि जब जब उसे नए विद्यार्थी मिलेंगे उसका जुनून नया हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सरस्वती जी का वरदान है टीचर के ऊपर, नहीं तो पढ़ा ही नहीं पाएगा आदमी। खुद से सोच के देखिए ना किस तरह से पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन वही आप ही लोग रहेंगे, फिर आप ही लोग को अगर सिंधु सभ्यता पढ़ाना है ना दिमाग ही काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को नहीं पढ़ाए होंगे तभी, क्योंकि हमको लगता है आपको इधर वाला कौन सा ये वंश था चोल, वो कंप्लीट नहीं बताए होंगे। इधर बताओ ये कौन सा वंश? चेर, इसको बता दिए थे। इसमें सेन गुटवन एक बहुत फेमस था। लाल चेर और कनगी पूजा चालू किया। आदिगमान भी था, इधर में गन्ना की खेती किया था, इधर गन्ना की खेती की आदिगमान था। यहाँ बताइए चेर का पहला शासक उदयन जरेब, उसने पहली बार सबसे पहले उसने क्या किया? महाभारत के योद्धाओं को खाना वाना खिलाया था। इसके नीचे था ये पांडव का जो चिन्ह था मछली था। पांड वंश में एक शासक था जिसने समुद्र पूजा किया था, कौन सा? नेडियोन। समझ आ गया? इसने पत्नी पूजा नहीं चालू करके क्या चालू किया था? समुद्र। इसने 5 राजाओं को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब आते हम लोग किस पर? चोल पर। ये वाला वंश क्या था? चोल वंश था यहाँ पर। चलो भैया यहाँ ध्यान से समझते हैं। चोल वंश का चिन्ह था बाघ, इसका अर्थ होता है नया देश। क्या था? नया देश। चोल वंश शुरुआती दौर में था और बेहतरीन ढंग से शासन कर रहा था, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में चोल वंश क्या हो गया? पतन हो गया और धीरे धीरे सामंती जीवन जीने लगा था। चोल वंश का सबसे खतरनाक जो शासक था उसका नाम था, श्रीलंका से लेके आया था उसने। दीदी ये है आपका श्रीलंका से इसने 10 से 12 हजार मजदूरों को उठा लाया करिकाल नामक राजा ने।
इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। करिकाल ने उठा के लेके आ गया और यहाँ पर उसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया, जिसे ग्रांड बांध कहते हैं। भारत का पहला बांध था ये करिकाल। इसके समय में सूती वस्त्र इतने फेमस थे, जो कहा जाता था कि चोल वंश के सूती वस्त्र सांप के केचुली, यानी जो पोआ होता है ना, सांप अपना चमड़ा एक ही बार में छोड़ देता है, जबकि मानव के चमड़े धीरे धीरे उतरते रहते हैं। देखते हैं हथेली पे से धीरे धीरे, सांपों का क्या होता है, एक के बार में उतर जाता है और पारदर्शी दिखते रहता है। वहां पे सांप की केचुली अभरक की तरह होती है, अभरक जैसा दिखता है ना, वैसे ही होता है वहां। तो ये इसकी तरह फेमस था। इसकी नदी के, इसका जो जमीन था सबसे उपजाऊ था। बताए भी थे आपको कि जितना जमीन में एक हाथी बैठती थी, उतने जमीन में साल भर तक 7 आदमी का अनाज उगाकर पेट भरा जा सकता था। करिकाल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इस समय में जो ये बंदरगाह वगैरह थे, वो काफी प्रसिद्ध थे व्यापार के लिए। चोलों का सर्वाधिक व्यापार जो था वो रोम के साथ था। रोम के शासक आगस्टस के दरबार में इन लोगों ने अपना क्या भेजा था? दूत भी भेजा था। चोल का शुरुआती काल बहुत ही बेहतरीन था। इन लोगों ने शासन किया और पतन हो गया, ये भी शासन किए, पतन हो गए। लेकिन चोल शासक ऐसे नहीं थे सर। चोलों ने शासन किया, जब पतन हो गया तो ये अब राजा का सामंत बन के जिंदगी जीने लगे, नौकरी करने लगे, सैलरी उठाने लगे और लगभग 400 से 500 साल इंतजार किए। और उसके बाद देखे जब मजबूत हो जाएंगे तो फिर उस राजा को हटा के फिर दोबारा चोल आ गए। उस समय राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम और इंडोनेशिया तक ये लोग क्या कर लिए थे? कब्जा करके बैठे हुए थे। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल। हाँ, इसमें नेडू जेलियन, इसमें कौन हो गया? नेडू जेलियन। समुद्र पूजा वगैरह चालू किया, 5 राजाओं को हरा दिया। इसमें नेडियोन थे। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर चेल में सेन गुटवन, कनगी पूजा सेन गुटवन ने चालू किया था। तो टोटल संगम काल जो थे उसमें कितने राजवंश थे? 3 राजवंश थे। तीनों राजवंश के अलग अलग क्या थी? राजधानियां थी। इसकी राजधानी उरईउर थी। क्या थी? उरईउर। चोल की राजधानी उरईउर, पांड की राजधानी मदुरई और इसका चेर की राजधानी करूर। सबका चिन्ह अलग था। इसका चिन्ह था धनुष, पांड का चिन्ह था मछली, चोल का चिन्ह था बाघ। ये सारा चीज बता दिए, चिन्ह बता दिए, सबका प्रतापी राजा बता दिए। ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था बहुत ज्यादा, और इसका रोम वगैरह से क्या था? व्यापार था। इन तीनों में सबसे उपजाऊ भूमि किसकी थी? हाँ, चोलों की सबसे प्रमुख थी। अब तो आज हम लोग इन तीनों के बारे में हम आर्थिक जीवन देख लेते हैं। इस समय में व्यापार में सबसे प्रसिद्ध क्या था? मोतियों का व्यापार, सूती वस्त्र का व्यापार, मसाला था और भू राजस्व वगैरह। ये सब क्या थे? मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के आधार थे। कृषि और व्यापार दोनों इस समय फल फूल रहा था। धार्मिक जीवन देखेंगे तो इस समय सारे लोग हिंदू धर्म को ही मानते थे और इसमें 2 देवता सबसे प्रमुख थे, कार्तिकी। गणेश, शंकर जी के कितने लड़के? 2, गणेश और कार्तिक। कार्तिकी जी का चिन्ह क्या है? मोर। उनका वो मतलब सवारी क्या है? मोर। और गणेश जी का चूहा। तो यहाँ पर किसकी ज्यादा पूजा होती है? कार्तिकी के। और एक और देवता मुरुगन। क्या नाम था? मुरुगन। मुरुगन को वहां के लोकल लैंग्वेज में सुब्रमण्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुब्रमण्यम। तो 2 ही देवता प्रसिद्ध, कार्तिकी और मुरुगन। कार्तिकी और मुरुगन, मुरुगन। तो धर्म कौन था? हिंदू धर्म। धर्म कौन था? हिंदू धर्म। तो 2 देवता कार्तिकी और मुरुगन। मुरुगन को वहां के लोग क्या कहते हैं? सुब्रमण्यम। इसलिए साइड नीचे के जितने नेता लोग देखेंगे उनके लास्ट में अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर, तो सुब्रमण्यम स्वामी नैयर ऐसे नाम होता है उन लोग का। बड़े बड़े नाम होते हैं। साउथ वालों लोग का नाम बड़ा होता है, उन लोग का सबका नाम होता है। साउथ वालों का नाम, एक धमाल मूवी है ना, उसमें कहता है ना कि नाम बताते तक गोवा आ जाएगा। चिन्ना स्वामी, यत्तु स्वामी, मुत्तु स्वामी, यही है। बड़ी बड़का बड़का नाम होता है उन लोग का। इन लोग का नाम बड़ा बहुत बड़े बड़े थे। व्यापार भी देखे आप लोग, समझा गया कि नहीं आएगा? बंदरगाह से इनका व्यापार ज्यादा होता था क्योंकि विदेशी व्यापार बंदरगाह से होते हैं। इनके समय में साहित्य की भी रचना हुई थी। संगम काल में किसकी रचना हुई? साहित्य। साहित्य मतलब किताब। अब उस वक्त में बाबू 3 ही काम था, या तो आप व्यापार कीजिए, या तो खेती कीजिए, या तो पशुपालन कीजिए। 3 ही काम था। इसके अलावे अगर कुछ उभरा तो क्या कहानी लिखिए। साहित्य मेन तो यही जीवन के लिए, या तो खेती कीजिए, पशुपालन, और नहीं तो व्यापार कीजिए यहाँ से वहां ले जाके। खाली बैठे हैं तो ना फिजिक्स पढ़ना था, ना उस समय किसी को इतिहास से मतलब था, ना तब क्या लिखिए? साहित्य लिखिए। क्या लिखिए? साहित्य। यहाँ पकड़ लो आप, पीला शर्ट। तो सामने देखना, वो बाल बांध रही है तो तू ओकरा देख रहा है।
और लड़की जब बांध के आया करो लोग क्लासवा में लेके इधर देखो ध्यान नहीं देता है यहाँ। चलो इस समय क्या चीज था भैया? साहित्य। तो साहित्य जो थे इस समय के वो मेनली तमिल भाषा में थे। इस समय के साहित्य किस भाषा के थे? तमिल भाषा के थे। आपको भी पता है कि संगम काल में जितने भी राजा वगैरह हुए सब, इसमें सबसे ज्यादा संरक्षण पांड राजाओं ने दिया। और पांड और चोल दोनों का एरिया तमिलनाडु था। हाँ, भले चेर का एरिया क्या था? केरल था। क्या था? केरल। तो इस समय जो साहित्य थे, बताइए ये साहित्य जो था वो किस भाषा में था? तमिल भाषा में था। किस भाषा में था? तमिल भाषा में था। तमिल साहित्य थे और संगम काल के साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए। इसमें 5 सबसे महत्वपूर्ण साहित्य थे, जिसको एक आप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम आपको बता दिए थे। कौन सा? तोलकापियम। तोलकापियम एक पढ़ चुके हैं। तोलकापियम, तोलकापियम आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? इजली पढ़ चुके हैं आप लोग। दूसरा है आपका कुराल। कौन सा है? कुराल। इसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है? बाइबल। कहेगा कि तमिल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन है? कुराल। अब सोच सकते हैं बाइबल से अगर तुलना कर रहा है तो ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण किताब है इंजील। इंजील उर्दू में उसे क्या कहते हैं? इंजील कहते हैं। तौरेत, इंजील, जबूर और कुरान, ये 4 धार्मिक किताब। आपको धर्म में भी बताए थे, चारों धर्म एक के में है, सब एक के वैरायटी है। ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, इस सब का 4-5 तनी मनी का अंतर है। मतलब वो तनी सा अपडेट हो गया, उसमें थोड़ी सा नहीं आ गया। आईफोन जेड, आईफोन 12 प्रो, 12 मैक्स प्रो, मतलब ऐसे मैक्स प्रो कर करके अपडेट वर्जन है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया आपका कुराल। बताइए बाइबल से तुलना किसे कहा जाता है? बाइबल। बताइए तो तमिल साहित्य का बाइबल कुराल। कौन सा? कुराल। किसी को दिक्कत? इसमें लिखा होगा, नहीं लिखा है? सबसे लास्ट में नहीं लिखा। अच्छा, तिरुकुराल लिख दिया है। वही है, कुराल याद रखना। अब अगर तिरुकुराल याद रखेंगे, याद नहीं होगा। याद रखेंगे किससे? कुराल से। कुराल से याद आ जाएगा आपको कुरान। क्या आ जाएगा? कुरान। थोड़ा बहुत नहीं लगता है, हल्का हल्का मैच। कुराल, कुरान, तो दोनों धार्मिक किताब से मिला। कुराल को क्या कहते हैं? बाइबल। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसका। तमिल साहित्य का या संगम साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? कुराल को। इसे तिरुकुराल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मणि मेखले। कौन सा हो गया? मणि में। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि कई किताब थे। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से। जीवक चिंतामणि जैन धर्म। याद कैसे रखिए? जैसे जीवन चिंतन, जैसे जैन धर्म। तो जीवक चिंतामणि जैन धर्म, जीवक चिंतामणि जैन। कुराल बाइबल, कुराल बाइबल, कुराल। तोलकापियम को किसने लिखा? तोलकापियम। मणि मेखले। कौन सा? मणि मेखले। सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम। मणि मेखले, मणि मेखले, मेखलम, मणि मेखल, मणि मेखले। 5 किताबें आपको याद रखना है। क्या पूछ रहे भाई? सिलप्पादिकारम। छुट्टी कब होगा? 29 पढ़ा के मैल छोड़ाने के लिए छुट्टी होगा। रंग छोड़ाइए। जैन बताया बबुआ, ये 5 किताब याद रहेगा। तमिल साहित्य का ये संगम साहित्य किस भाषा में थे? संगम साहित्य का बाइबल किसे कहते हैं? किसे? कुरान। जीवक चिंतामणि का संबंध सिलप्पादिकारम में पायल की कहानी है। किसकी? पायल। पायल लड़की नहीं, पैरवा में जो पहना जाता है ना, उसे नूपुर कहा जाता है। नूपुर की कहानी। नूपुर को ही क्या कहता है? पायल। छागल बोला जाता है देहात में उसको। छागल महिला सब पहनती है, सब नया नया पतों को पहनाया जाता है कि जहाँ जाएगी पता चल जाएगा कि आ रही है। तो भाई नया नया सब लोग मेहमान लोग जाए, जो जेठ उठ होंगे सब हट जाएगा सब। तो पायल की इसमें कहानी है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसमें किसकी कहानी है? पायल की। एक पायल चोरी हो गई थी, जिसमें से एक राजा थे, मतलब उनको, जिनका नाम था कोवलन। राजा का नाम क्या था? कोवलन। उनकी पत्नी का नाम था कनिंगी। पत्नी का नाम क्या था?
कनगी, ये बहुत ही लफुआ टाइप का राजा था। मतलब लफुआ मतलब समझते हैं, कोवलन। कोवलन का शादी किससे हुआ? कनगी। किससे शादी हो गया? कनगी। तो कोवलन का शादी कनगी से हो गया। बट एक दूसर लड़की थी साध्वी, क्या नाम था? माधवी नाम था, साध्वी ने माधवी। क्या नाम था? माधवी। ये नचनिया थी, नर्तकी थी। कौन थी? नर्तकी। अब इस ससुरा जाके फंस गया केकरा से? माधवी से। यार हद है बेचारा। अब बताओ इसको कितना तकलीफ लगा होगा। जीवन में बबुआ एक चीज याद रखिए, तुम जब भी काम आएगा किसी लड़का के जीवन में तो उसकी अंतिम समय तक पत्नी ही काम आएगी, और किसी लड़की के लिए जब भी काम आएगा तो हस्बैंड और ससुराले काम आता है। बाकी जो होता है ना, बाकी हमेशा याद रखिएगा कि जब तक पैसा है तब तक ये लोग हैं, समझ गए कि नहीं है? जब तक आपको है तब तक ही क्या है, अदरवाइज में नहीं रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए भाई, जब भी काम आएगी तो पत्नी ही काम आएगी। बड़ी समझाई कोवलन को कि भाई आप काहे, मतलब हमारा एक मोरल होता है कि नहीं होता है, लेकिन ससुरा प्रेम, राजनीति और धर्म, ये तीन नशा अफीम से भी खतरनाक होता है। जिसको चढ़ गया उस ससुरा नशे न उतरता। तो इनकी पगलाया था किसके चक्कर में? माधवी। किसके चक्कर में? माधवी। अब माधवी नचनिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके पीछे पीछे खूब घूम रहा है, ओके पैसा लूट रही है, डेयरी मिल्क कभी खा रही है, कभी टेडी बियर ले रही है, कभी मोटरसाइकिल पे घुमाने के लिए कह रही है। आजकल का मोटरसाइकिल ऐसा आ गया है कि इतना ऊपर बैठाता है, लगता है ओकरा बेचने ले जा रहा है। खूब मस्ती से बैठा लाती है सर। अब तो ध्यान दिए, कबो मोटरसाइकिल में बैठेगी तो बिना मुंह बनले ना बैठेगी, पूरा मुंह बांध लेगी। नहीं तो भाई के पहचानने का डर बाद में, पहिलका वाला पहचान जाएगा ससुराल। अरे भाई ओकरा के तो पता है कि हमारा भाई गाँव में है। यहाँ तो ये जाके कोना के चक्कर में चल गया। कनगी समझाई बहुत, जाइए। अब क्या कहेगी कि जाइए, अगर ढूंढ लीजिए हमसे बेहतर कोई मिलता है तो चले जाइएगा, और अगर कोई ना मिले तो लौट आइएगा, हम कल भी आपके थे और आज भी आपके। बेचारा गया, समझ में नहीं आता इसको ना, लात मारी तब इसको समझ में आया। सबको कहते हैं ये प्रेम मोहब्बत ऐसा जगह है जिसमें किसी गुरु की शिक्षा काम नहीं आती है। यहाँ जब भी काम आता है तो लड़की का लात, जब लात मारेगी ना तो पलट के कभी नहीं देखेंगे इस दुनिया में। बस एक के चीज मांगेगा, भगवान तकलीफ खत्म कर दे, जिंदगी में ना देखने वाला इस एरिया में। समझा गया? तो जब लात मारी इनको ना, तब समझ में आया किसको? कोवलन को। आके माफी मांगते हैं, माफ कर दे यहाँ पे। तो लड़की सबका दिल बहुत बड़ा होता है। एक लड़की, ध्यान से समझो, एक लड़की कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती जब तक कि एक पुरुष चरित्रहीन नहीं होता है। यह वास्तविकता है। एक गाना भी है ना कि कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि डरी हुई है सतयुग से। लक्ष्मण जी एक बार काट दिए थे, न किया होगा। तो स्टार्टिंग वो नहीं करती है। हाँ ये बात अलग है कि अगर एक बार स्टार्टिंग हो गया तब तो उसको ससुरी ओकर स्पीड देखेंगे तो क्राइनिक इंजन लग जाता है। फिर वो पलायन वेग से जाती है, चल और दूसरे दुनिया में लेके चल जाता। नहीं देखे एगो गाना है, ससुरी ओकरा हेलीकॉप्टर से टांग लेता है, चल ले चले तुझे तारों की दुनिया। अरे वो लड़कियां सीबीएसई बोर्ड की रहती है, देखते हेलीकॉप्टर से टंगाई लेती है, ओकरा देखती है, वाह वाह वाह, हिंदी मीडियम की लड़की रहेगी, ना उतार दे हमरा ना नहीं चल जो ससुरा हमरे बस कर ले। अब बता, हिंदी मीडियम की लड़की जाएगी तारों की दुनिया में, लगेगी चिल्लाने। यहाँ तो झुलुआ पे उल्टी कर देती है, अरे वाह उतार दे। लाइव वाला समझ रहा है, समझा? सीबीएसई वाला बहुत नखरा करती है सर। देखिए हेलीकॉप्टर पे चढ़ के नहीं डर रही थी। हम उस गाना को देखे तो हम भाड़ में गया गाना ससुरा, हम देख रहे थे कितना हिम्मत वाली लड़की है। हेलीकॉप्टर टंगाई ले ओकरा लाइन मार रही।
ये सब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। ये सब लड़की सबके मुस्कुराने पे नहीं जाना चाहिए, उस सबको देख के मुस्कुराती है। कोवलन चल गया। अब बेचारी इस राजा था कोवलन, धन दौलत सब लुटा गया, सब कुछ कहीं के ना रहे। तब आए कहां पर? अपनी पत्नी के पास। अब ये लोग गरीब की तरह जिंदगी जीने लगे, राजा से बर्बाद हो गए। इनके पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो एक कनगी ने अपना पायल दिया था, पायल दिया कि जाइए इसको बेचकर अब कुछ व्यापार कीजिए। तो ये गया बेचने के लिए मदुरई के बाजार में। कहां पर? मदुरई के मतलब व्यापारिक मंडी में। कहां पे? मदुरई में। तो मदुरई में इसने एक को पायल दी थी, पहले एगो को बेचिए, एगो बेच दीजिए, चांदी के भाव मिल जाएगा वहां पर। तो गया बेच के लाया और पैसा हुआ, तो दोनों व्यापार करके जिंदगी बड़ा खुशहाली से जीने लगे थे। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का और लड़की के मेंटेलिटी में अंतर होता है। लड़का ये चाहता है ना कि उसको ऐसी लड़की मिले खुशबू तो मास्टर का ही चुप हो गया, वही सोच रहे थे। लड़की सब एकदम ध्यान से सुन रही थी। लड़का से ज्यादा ये बात को लड़की ध्यान से सुन रही। कौन सी खोजता है रे? बता दे कि नहीं? देखो कहते यस सर। लड़का की मेंटेलिटी खराब ये होती है कि वो ये सोचता है कि जो उसे लड़की मिले वो उसका पहला प्यार बने। मतलब लड़का सोचता है ना कि हम लड़की के जीवन का पहला प्यार बने, बट लड़की ऐसा नहीं सोचती। वो ये सोचती है कि हमको जैसा भी लड़का मिले, हम उस लड़के के हमको जो लड़का मिले हम उसके जीवन के आखिरी प्रेम बने। मतलब हमारी बात कोनो के चक्कर में ना जाए वहां ला। तो मतलब उसको अगर कोई लड़का जाकर कहता देख भैया हम ओकरा चक्कर में पड़ल थे, माफ कर दे, तोरा बाद हम कोनो को ना देखेंगे, तो खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एकरा बाद ना फुल स्टॉप मारिए। लेकिन लड़का ना, अगर कोनो लड़का से आके ओकर पत्नी कह देगी कि ब्याह से पहले हम ओकरा से फंसल, तो सोचा जिंदगी भर ओकरा से बैठल रहेगा। इसलिए लड़की लोग को कहते जीवन में कुछ हो जाए बताना ही नहीं है कि कोना से फसल थे। सही बताते, ये लड़कों की मेंटेलिटी है बाबू, ये मेंटेलिटी है। अगर वो जान गया तो जिंदगी भर ससुराल रगड़ेगा। मतलब हाँ, बात बात तो गुस्सियाएगा, हाँ ओकरा तो मन चढ़ाइले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितनो कसम दे दे, माँ बाप बेटा कुछ कसम दे दे, अपन कसम दे, भाड़ में जा ससुराल। कसम सुनो ध्यान से, कसम एक रसम है। कसम क्या है? रसम। अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता। भगवान की कसम ऐसे, भगवान की कसम ऐसे। ससुर इतना ना लोगों ने कसम खाया भगवान का कि भगवान अजर और अमर हो गया। और लोग कहते हैं कि कसम खाने से लोग मर जाते हैं। हमको तो लगता है जितना कसम खाओगे आदमी अमर हो जाता है। इसलिए कभी नहीं बताना है, और ये भी नहीं कहना है कि नहीं था। बीच बीच में से निकाल, हमको पसंद था लेकिन बहुत हाँ। अरे सुन, अरे साफे ना बोलेगा तो बवाल ना हो जाएगा। लड़कवा बोक है क्या? बहुत पसंद था लेकिन बहुत खचरा था, दूसरे के चक्कर में था। फिर हम कसमें खा लिए कि हम किसी और को देखबे नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लड़की है। चलो ध्यान से देखो। अरे ये सब ज्ञान तोरा कौन देगा? चलो ध्यान से देखो। अब तो इसने क्या, चलो ध्यान से समझो इधर। तो इसने अपना एक पायल दिया, और वो पायल कहां बेच दिया? लेकिन मदुरई की जो रानी थी उसका एगो पायल गायब हो गया। क्या हो गया? एगो पायल गायब हुआ। कोनो नौकरानी चुरा ली। इसने आदेश दिया कि खोज कौन ससुरा पायल चुराया है, खोज कौन क्या चुराया है, पायल चुराया है। तब तक पता चल गया कि एगो आदमी है कोवलन नाम का, वह एगो पायल बेचा है। तो सबका डाउट हो गया किस पर? कि यही पायल चुरा के बेचा है रानी का, जबकि तो ये अपने मेहरारू का बेचा था पायल। ले अब महारानिया एकरा फांसी दिवा दी कोवलन को। ये बेचारी करमफोर जवानी में ससुरा ओकरा चक्कर में था, बुढ़ौती में मराइए गया। अब ये पूरा भड़क के मतलब अजीब हो गई, कहीं बहुत श्राप दे दी, मदुरई शहर जल के मर जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कनगी के श्राप से मदुरई शहर जल गया था। ये सारी कहानियां किसमें लिखी गई है? सिलप्पादी कारम। किसमें लिखा गया? सिलप्पादी। समझ में गया? इसमें किसकी कहानी है? नूपुर की कहानी। समझ में गया कि नहीं? लेकिन कोवलन ससुरा बहुते खचरा था।
क्या था? कोबलन बहुत खचरा था जब शुरू में था, तो यहाँ हेकरा से फसल था, तो यहाँ माधवी से, तो आरती थोड़े उतार रहा होगा एक को वाला नेकरो फाइल निपटा दिया, एकरो से एगो संतान हुआ। आप समझ रहे हैं? उसका नाम था मणि मेखलम। क्या नाम था? मणि मेखलम। तो एकरा और एकरा जो संतान हुआ उसका नाम क्या था? मणि मेखलम। उसकी कहानी किसमें है? मणि मेखले में। किसमें है? मणि मेखले। और मणि मेखले में कहा गया कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। एक से एक रोमांटिक कहानी इतिहास में, आप समझ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखो भाई, पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ चीजें बहुत सीरियस बता देते हैं, जीवन में उसको हमेशा अपनाइएगा। लो लड़की लोग को बताए ना, एकदम कसम खा लो ससुरा, ना 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 कुछ ना होता है कसम खाने से। सही बताते, कुछ नहीं होता है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने कहा था कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो देखना कि वो बात बात पे कसमें बहुत ज्यादा खाएगा। अब भाई साहब वो भी भगवान इस्लाम धर्म में हिसाब से वो बहुत श्रेष्ठ है। जैसे विष्णु भगवान के अवतार राम जी, वैसे वो है। तो भाई जो भी धार्मिक बात बोला गया कुछ सोच समझ के बोला गया। और ये देखिएगा जो बात बात पे कसम खाएगा ना बहुत झूठ बोलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अल्लाह कसम खाता। हाँ हाँ हाँ। चलो भाई आगे का क्लास कल समझेंगे, ठीक है।